सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि पीटी एकेडमिक एग्ज़ाम बिना ग्रामर के भी बड़ी आसानी से क्लियर किया जा सकता है। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ग्रामर के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो थोड़े से बेहतर होते हैं। तो आज की इस वीडियो से हम ग्रामर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हम ग्रामर के ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि पीटी एकेडमिक में ना केवल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप उन टॉपिक को नहीं जानते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर को एक लिमिट तक बांध लेते हैं। वो लिमिट में भी 6.5 या 7 बैंड तक की हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए, और साथ में उन टॉपिक्स में कितना पढ़ना चाहिए ये भी ज़रूरी है। पूरी ग्रामर को कवर करना ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली पीटी एकेडमिक एग्जाम में पूरी ग्रामर को कवर करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो मेनली मुझे लगता है 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम सबको आने चाहिए, और एक एक करके हम उन सारे टॉपिक्स को अगले कुछ वीडियोस में खत्म करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। समय हो चुका है रात के 11:30 और हम अभी भी अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप सबके लिए यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है क्यों इतना ज़रूरी था कि 11:30 बजे रात के हमें बनाना पड़ रहा है, तो इसका कारण है कि आप लोगों ने लगातार पिछले एक हफ्ते से पुश कर रखा है कि रीडिंग का वो सीरीज कंटिन्यू करें। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक की पहली वीडियो आ चुकी थी, काफी दिन हो गए, मेरे ख्याल से 10-12 दिन, और सेकंड वीडियो अभी भी पेंडिंग थी। तो ये जो है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक की सीरीज की सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब फैमिली के बारे में। मुझे पता है आप सबसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम एडजेक्टिव फैमिली के बारे में सेकंड वीडियो बनाएंगे, लेकिन एडजेक्टिव फैमिली से पहले जरूरी है कि हम वर्ब फैमिली को अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। लेट्स स्टार्ट, सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में वर्ब के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वर्ब जो है, नाउन एक राजा है तो वर्ब एक रेबल की तरह से काम करती है। रेबल का मतलब वो होता है जो बागी है, जो राजा के खिलाफ है। तो वर्ब का राजा से कुछ खास कनेक्शन बनता नहीं है। वर्ब का बिल्कुल अलग परिवार है, राजा का बिल्कुल डिफरेंट परिवार था। राजा के परिवार के बारे में आप सबने अच्छे से पिछली वीडियो में पढ़ा था। उस परिवार का एक और मेंबर एडजेक्टिव अभी पेंडिंग है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। फिलहाल एक बार वर्ब फैमिली के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट अच्छे से याद होगा, नाउन द किंग, एडजेक्टिव द वजीर एंड वर्ब द रेबल। तो एडजेक्टिव की वीडियो को हमने स्किप कर दिया, पोस्टपोन कर दिया थोड़े टाइम के लिए। अगली वीडियो एडजेक्टिव के ऊपर आएगी, तीसरी और फाइनल वीडियो हम एडजेक्टिव के ऊपर जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं। वर्ब फैमिली की जब बात करें तो जैसा नाउन फैमिली में काफी सारे मेंबर्स थे, वर्ब की फैमिली में मेनली 4-5 मेंबर्स हैं। सबसे ऊपर मेन वर्ब बैठी है, और मेन वर्ब के बिल्कुल साथ में सेकंड रैंक पे है हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं वर्ब की। पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब आप जानते होंगे। गो, वेंट, गोन, बचपन में पढ़ते हैं अपने। फोर्थ फॉर्म जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होती है, जैसे गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग होती है, तो ये फोर्थ फॉर्म है। एंड फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एसईएस फॉर्म। फॉर एग्जांपल गो की फिफ्थ फॉर्म है, जी हाँ, गोज। या वॉक की बात करें तो वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग और वॉक्स। तो ये 5 फॉर्म है। इसी तरह से आप किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म नेट पे बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। आईएनजी फॉर्म को कंटीन्यूअस फॉर्म भी कहा जाता है, एसईएस फॉर्म को सिंपल फॉर्म भी कहा जाता है, सिंपल टेंस फॉर्म कहते हैं। सो ये 5 फॉर्म्स हैं। आपको इस पूरी क्लास में जब भी मैं वर्ब की 4th या 5th फॉर्म का नाम लूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4th फॉर्म किसको कहा जा रहा है और 5th फॉर्म किसको कहा जा रहा है। बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस फॉर्म में कंफ्यूज रहे। इसके अलावा इस फैमिली का एक और मेंबर है जिसका नाम है एडवर्ब। उसके बारे में बहुत कम टॉपिक्स आते हैं, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो हमने इस लिस्ट में उसका नाम ऐड नहीं किया। फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फैमिली को अच्छे से समझ लिया आपने। सबसे ऊपर वर्ब, मेन वर्ब खुद है, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड उसके बाद जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स हैं। सबसे पहला सवाल, वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करें। सीरीज वही, सीक्वेंस वही चलेगा जो हमने नाउन में पढ़ा था। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके थे, अगर आपको याद हो तो। पहला तरीका था कि आप उसके साथ आप उसको ये चेक करते हैं नाउन में कि क्या हम उसको टच कर सकते हैं या फिर कोई चीज विजिबल है तो हम उसको एक नाउन कहते हैं। सेकंड तरीका सफिक्स था। तो वर्ब के केस में फर्स्ट मेथड डिफरेंट है, लेकिन सेकंड मेथड वर्ब में भी सेम है, सफिक्स है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि अगर आपको किसी भी शब्द को ये चेक करना है कि क्या वो एक वर्ब है या फिर वो नहीं है, तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप ये चेक करें कि क्या उस शब्द के साथ अगर मैं आईएनजी वर्ड ऐड करूं
तो क्या वो वर्ड सूटेबल है, क्या वो वर्ड जचता है या नहीं जचता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक पेन है और अगर मैं पेन के साथ आईएनजी वर्ड यूज करूं तो ये बनेगा पेनिंग, और मैंने पेनिंग वर्ड अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। तो दैट मीन्स कि पेन जो है वो एक वर्ब नहीं है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक लाइट है और मैं इस लाइट के साथ अगर आईएनजी फॉर्म यूज करूं तो ये बनेगा लाइटिंग, और मैंने लाइटिंग बहुत बार सुना हुआ है। शादी में अक्सर अपने कहते हैं कि लाइटिंग का इंतजाम हो गया, या जो अंतरिक्ष से बिजली गिरती है उसको भी लाइटिंग कहते हैं आई थिंक। तो लाइटिंग एक वर्ड मैंने सुना हुआ है, दैट मीन्स कि लाइट जो है वो क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। हम कुछ और एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मैं उसको कहूंगा टीच करना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टीच एक वर्ब है, तो आपको इसके साथ सिंपल एक वर्ड लगाना है आईएनजी, तो ये बन गया टीचिंग। क्या आपने टीचिंग कभी जिंदगी में सुना है? आपका जवाब होगा यस। तो इसका मतलब जो टीच था वो हमारी मेन वर्ब था। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, जैसे एक वर्ड आपके एग्जाम में आया टीचर। अब मैं आपसे पूछूं क्या टीचर एक वर्ब है, तो आप इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये बनेगा टीचरिंग। क्या आपने कभी टीचरिंग सुना है? मुझे ज्यादा टीचरिंग मत करके दिखाना, है ना। तो ऐसे अक्सर टीचर शायद बोल सकते हैं, बट मैंने कभी टीचरिंग नहीं सुना। तो क्योंकि टीचरिंग नहीं होता दैट मीन्स कि टीचर वर्ब नहीं होता। तो इस वजह से अब देखो, अच्छा टीचर वर्ब नहीं है तो क्या है, तो आपको लास्ट क्लास में बताया था ईआर वाले सारे शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो बस इतना याद रखें कि टीचर जो है वो हमारे लिए क्या नहीं है, एक वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर के साथ अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो टीचरिंग कुछ वर्ड बनता नहीं है। सिमिलरली कुछ और वर्ड, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है एक वर्ड है टाइप, मैं टाइप करता हूं तो टाइपिंग आपने सुना होगा। मोबाइल मेरे पास है तो मोबाइल की आईएनजी फॉर्म मोबाइलिंग आपने नहीं सुना होगा, तो मोबाइल डेफिनेटली एक वर्ब नहीं है। पर मोबाइल पर कॉल की जाती है, क्या आपने कभी कॉलिंग सुना है? तो बिल्कुल सुना होगा। तो कॉलिंग एक वर्ब है, मतलब कॉल एक वर्ब है, सॉरी। तो ये ध्यान रखें कि अक्सर आईएनजी वर्ड लगा के उसको चेक करते हैं। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, जैसे टीचर आया तो बच्चे सोचते हैं कि टीचिंग तो होता है ना, तो टीचर के केस में टीचर के साथ आईएनजी लगा के देखें, क्या टीचरिंग होता है? सिमिलरली राइटर, तो राइटरिंग कुछ नहीं होता, राइटिंग होता है, नो दैट, बट राइटरिंग नहीं होता। तो दैट इज वाई उसके साथ आईएनजी क्योंकि जच नहीं रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि राइटर एक वर्ब नहीं होता। तो किसी भी शब्द के साथ अगर आईएनजी फॉर्म नहीं जचती तो बड़ा सिंपल तरीका है कि हम ये कह सकते हैं कि वो शब्द एक वर्ब नहीं है। और ऑन द अदर हैंड अगर किसी शब्द के साथ आपको आईएनजी फॉर्म जचती हुई दिख जाए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपने अभी क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई के साथ आईएनजी, आइडेंटिफाइंग बिल्कुल सुना हुआ है मैंने, तो इसका मतलब आइडेंटिफाई जो है वो क्या है, एक वर्ब है। तो इस तरह से बड़ा सिंपली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। लेकिन एक बार दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे दूसरी तरफ सफिक्स लिखा हुआ है, तो वर्ब को चेक करने के लिए ज्यादा सफिक्स हमारे पास नहीं है, गिनती के कुछ सफिक्स हैं, 4 हैं। तो इन चारों सफिक्स को याद रखेंगे। नाउन की सफिक्स की लिस्ट काफी लंबी थी अगर आप सबको याद होगा तो, लेकिन वर्ब में केवल 4 सफिक्स हैं, ISE, IZD, ATE, IFY। तो याद रखें कि चारों के चारों जो है हमें वर्ब की पहली फॉर्म को आइडेंटिफाई करवाते हैं। ISE या IZD में से आपको एक ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल एग्जाम में IZD लिखा आता है, जैसे समराइज, आपने अक्सर सुना होगा समराइज स्पोकन टेक्स्ट, या ऐसे सेक्शंस आते हैं, तो इसमें IZD लास्ट में लिखा, दैट मींस कि ये वर्ब है। या फिर मैंने कहा कि मोनेटाइज या डीमोनेटाइज, है ना, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये वर्ब है। इसके अलावा जिस वर्ड के साथ एट लगा हो वो वर्ड भी क्या होता है, जैसे डेकोरेट, कम्युनिकेट, सेलिब्रेट, इन वर्ड्स में अक्सर लास्ट में आपको ATE लिखा हुआ दिखेगा। तो ये सारे शब्द भी आपके वर्ब की पहली फॉर्म बने। जिस शब्द के साथ IFY, जैसे मान लो ब्यूटीफाई, रेक्टिफाई, मॉडिफाई, डाइवर्सिफाई, क्लैरिफाई, ये सारे वर्ड्स में भी IFY आपको लास्ट में लिखा हुआ दिखेगा। जिस शब्द में IFY दिखे वो सारे के सारे शब्द आपके वर्ब की पहली फॉर्म होते हैं। इसके अलावा एक और सफिक्स याद रखें, अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में EN लिखा हुआ दिखे तो समझ लेना कि वो भी वर्ब है, लेकिन बस फर्क इतना है कि EN वाले वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथन या शॉर्टन या सॉफ्टन, हार्डन, तो ये सॉफ्टन और हार्डन ये जो वर्ड्स हैं ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की निशानियां। तो जिस भी शब्द के लास्ट में आपको EN लिखा दिखे वो भी एक वर्ब होता है, लेकिन फर्क इतना है कि ऊपर वाले सारे वर्ब की पहली फॉर्म को आइडेंटिफाई करवाते हैं, लेकिन EN वर्ब की थर्ड फॉर्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जब लिस्ट ऑफ सफिक्स हमने पढ़ लिया है तो इसका मतलब है कि हमें काफी हद तक ये पता चल गया कि वर्ब कौन से शब्द बन सकते हैं और कौन से शब्द नहीं बन सकते।
तो आप अभी तक काफी हद तक ये आइडेंटिफाई करने में सक्षम होंगे कि कौन सा शब्द वर्ब है और कौन सा नहीं है। तो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने 16 वर्ड लिखे हैं। अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और प्लीज ये डिसाइड करें कि इनमें से कौन से शब्द वर्ब हैं और कौन से शब्द वर्ब नहीं है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको चेक करते हैं। अगर आपने अपना प्रॉपर टाइम लिया और आपने इन सारे शब्दों को आइडेंटिफाई किया होगा तो आपने देखा होगा कि काफी सारे शब्द इनमें से वर्ब थे। लेकिन आपको शायद एक और चीज आपने नोटिस की होगी, वो ये कि वर्ब होने के साथ साथ इनमें से काफी सारे वर्ड्स ऐसे थे जो वो नाउन भी थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपके सामने एक शब्द यहाँ पे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल ये वॉश के बारे में बात करें, तो आप सबने सिंपली वॉशिंग मशीन या वॉशिंग सुना होगा। दैट मीन्स कि वॉश जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं नंबर 4 पे लिखे हुए बुक के बारे में बात करूं, तो देखो बुक पहली नजर में ऐसा लगता है कि बुक एक किताब को कहा जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे काफी सारी बुक्स पड़ी हैं, दीज आर द बुक्स। अब ये बुक एक फिजिकल थिंग है और मैं इसको टच कर सकता हूं, मैं इसको देख सकता हूं, तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये एक नाउन है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जिस चीज को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो एक नाउन होता है। बट आज अगर मैं देखूं तो मैंने बुकिंग भी सुना हुआ है, तो क्योंकि मैंने बुकिंग सुना हुआ है दैट मीन्स कि बुक तो एक वर्ब हुआ। तो बच्चों को अक्सर ये डाउट रहता है कि सर ये क्या पंगा है, वर्ब है या नाउन है, बुक क्या है आखिरकार। या मैं एक और वर्ड आपके सामने लिखूं, मैंने कहा वॉच, WATCH, तो वॉच जो हाथ में पहनी जाती है वो एक नाउन होता है, बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट आपने वॉचिंग भी सुना होगा, तो वॉचिंग होने की वजह से वॉच जो है वो तो एक वर्ब हो गया। तो देखो ऐसा है कि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो एक के अलावा दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का भी हिस्सा होते हैं। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में बायपोलर वर्ड्स कहा जाता है। ये बायपोलर वर्ड्स जो है एक साथ दो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा बन जाते हैं, और ऐसे वर्ड्स के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि ये बहरूपिये की तरह से बिहेव करते हैं। मतलब अगर नौबत आई तो ये वर्ब बनेंगे और नौबत आ गई तो ये नाउन बन जाएंगे। तो हमें ऐसे वर्ड से बिल्कुल नहीं डरना। गिनती के कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन हाँ ये अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं, तो आपको इनसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई भी शब्द अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको एक वर्ब की तरह से भी ट्रीट करें, मतलब जहां पे वर्ब की नीड है वहां पे भी उसको रख के देखें, और जहां पे नाउन की नीड है वहां पर भी उसको रख के देखना है। आइए कुछ और ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आपने कभी चेयरिंग नहीं सुना या सुना है? चेयरिंग मेरे ख्याल से नहीं होता, तो चेयर एक वर्ब नहीं है। कारिंग भी नहीं सुना होगा, तो कार भी एक वर्ब नहीं है। शॉपिंग सुना होगा, तो शॉपिंग होने की वजह से शॉप एक वर्ब है, लेकिन शॉप साथ के साथ एक नाउन भी होता है। आपने देखा होगा कोई भी दुकान फिजिकली आपको दिखती है तो हम उसको एक शॉप कह सकते हैं। तो शॉप होने की वजह से वो एक नाउन भी है, दिखने की वजह से वो नाउन है क्योंकि विजिबल है, और साथ में शॉपिंग एक वर्ड है, इस वजह से वो वर्ब भी बन गया। बुकिंग हमने डिस्कस कर लिया। मार्केट अगेन एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, क्योंकि मार्केटिंग भी होता है, और मार्केट दुकान से बना हुआ ग्रुप जो है, गली जो है, उसको मार्केट कहा जाता है। तो ये बायपोलर हो गया। फ्लाइंग अकेला वर्ड है, सॉरी वर्ब है। हालांकि फ्लाई मक्खियों को भी कहा जाता है, अगर आपने देखा हो तो मक्खी को फ्लाई कहते हैं इंग्लिश में, तो इस वजह से फ्लाई जो है ये भी एक बायपोलर शब्द था। फ्लाई मक्खी भी है जो कि एक नाउन है, जो दिखती है, टच हो सकती है, और फ्लाई उड़ने को भी कहा जाता है, जो कि एक प्रोसेस है जिसकी ING फॉर्म होती है। फूड के बारे में ख्याल क्या है? तो फूड वर्ब तो नहीं हो सकता, फूड अकेला एक नाउन है, तो फूड एक नाउन दिखता है, टच होता है, लेकिन फूडिंग कोई शब्द नहीं होता, आपने सुना नहीं होगा। सिमिलरली पेपर भी एक नाउन है, सिर्फ पेपरिंग कुछ नहीं होता। कलरिंग बिल्कुल है, तो देखो कलर एक नाउन भी हो सकता है और कलर एक वर्ब भी हो सकता है। कलरिंग होता है, कलर वैसे भी फिजिकल अपने कलर्स को देखते हैं, टच करते हैं, तो कलर जो है दोनों है, नाउन भी है और वर्ब भी है। सिमिलरली कवर, कवर में नाउन भी है और वर्ब भी है। अपने घर में कार का कवर होता है या वॉशिंग मशीन या टीवी का कवर होता है, तो आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वो जो काम करता है उसको कवरिंग कहते हैं, तो कवर करना, तो कवरिंग होने की वजह से कवर अपने आप में एक वर्ब हो गया। बोतल सिर्फ एक नाउन है। टीचर मैंने पहले डिस्कस किया था, नाउन है। मूवी अगेन एक नाउन है। वाटर एक बायपोलर शब्द है। आप में से बहुत कम बच्चों को ये पता होता है कि पौधों को पानी देने की प्रोसेस को वाटरिंग द प्लांट्स कहा जाता है। तो वाटर वैसे तो एक नाउन है, पीने वाला पानी जो हम गिलास में अक्सर देखते हैं, टच करते हैं, लेकिन अगर आप उससे पौधों को पानी दे रहे हैं तो उस प्रोसेस को वाटरिंग कहा जाता है। तो क्योंकि वाटरिंग होता है, दैट इज वाई वाटर एक वर्ब भी है। सबसे लास्ट में लक, तो लक डेफिनेटली एक नाउन है। लकिंग कुछ नहीं होता, तो दैट इज वाई लक को वर्ब नहीं कहा जा सकता। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब को पहचानना बड़ा सिंपल है। किसी भी शब्द के साथ ING जोड़ के देखें और आपको क्लियरली पता होगा। जैसे रेन रेनिंग होता है, क्लाउड क्लाउडिंग नहीं होता है, कलर कलरिंग होता है,
ग्रास ग्रासिंग नहीं होता। अब किसी भी शब्द को स्क्रीन स्क्रीनिंग बिल्कुल होता, तो स्क्रीन एक वर्ब भी है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो देखने में नाउन लग रहे हैं लेकिन बाद में वो वर्ब भी बन जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम बायपोलर कहते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दिया है हमने एग्जांपल दिया है बुक, वॉच, ट्रेन भी एक शब्द ऐसा है, ट्रेनिंग होता है। इसी तरह से बॉक्स, बॉक्सिंग होता है। तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं जो कि नाउन होने के साथ साथ वर्ब भी बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रूल जो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में आपके सामने आते हैं और वो वर्ब फैमिली से आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखें कि वर्ब फैमिली में हेल्पिंग वर्ब कभी भी गायब करके आपसे नहीं पूछी जाती। जब भी पूछी जाती है तो मेन वर्ब पूछी जाती है। और सवाल हमेशा एक आता है कि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें लिखनी है। क्या हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यही आइडेंटिफाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड के ये जो रूल्स हैं ये बहुत काम आएंगे। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि वर्ब फैमिली से अराउंड 10 to 11 रूल्स हैं। सारे रूल्स को एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल था, तो हमने इनमें से इंपॉर्टेंट 5 रूल को यहाँ पे बताया है। इसके अलावा अगर आपको और भी रूल जानने हैं तो प्लीज मेंशन कर देना कमेंट्स में, सो दैट हम इस वीडियो का वर्ब की वीडियो का पार्ट 2 भी बना दें, ताकि बाकी के रूल्स को भी हम कवर कर पाए। फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 काफी हद तक सिमिलर है। रूल नंबर 1 हमें बताता है कि टू के बाद इंग्लिश में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो किसी भी जगह पर अगर आपको एक चलते हुए सेंटेंस के अंदर टू लिखा मिले और उसके बाद ब्लैंक मिले, तो आपको हमेशा यहाँ पे वर्ब की ब्लैंक के अंदर हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म को फिल करना होगा। वर्ब की पहली फॉर्म को फिल करना सिंपल है, आइडेंटिफाई करना बेहद आसान है। आप उसमें या तो सफिक्स को ढूंढें, कौन से सफिक्स एक बार दोबारा याद करें, ISC, IZD, IFY या फिर 8। और उसके अलावा आपको क्या बताया गया था कि किसी भी शब्द का अगर ING फॉर्म बनता है तो वो वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। सिमिलरली मोडाल्स के बाद, ये मोडाल की लिस्ट है, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड टू, ought टू, ये भी होते हैं। इसके अलावा यूज टू भी होता है, लेकिन इनके लास्ट में ऑलरेडी टू आ रहा है तो ये तो रूल नंबर 1 से ही हो जाएगा। तो जितने भी मोडाल्स हैं सारे मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। दिस इज अनदर क्रूशियल रूल, ये काफी काम आने वाला रूल है। ऑन एन एवरेज अगर आपके रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में 5 ब्लैंक्स हैं तो 5 में से एक ब्लैंक पक्का इन दोनों में से किसी एक रूल से फिल होता है। तो टू के बाद और मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इस रूल के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो देखे मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करें तो यहाँ पे टू के बाद ब्लैंक है, टू के बाद सेकंड में भी ब्लैंक है। अब देखो हर बार टू के बाद ब्लैंक है और हर ब्लैंक में आप वीडियो को पॉज करके नोटिस करना, फील करना, यू विल सी कि हर ब्लैंक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने की चांसेस है। ये एक ब्लैंक जो सेकंड लास्ट नंबर पे लिखा हुआ है, दिस वन, अगर आप इसमें देखेंगे तो कैन के बाद ब्लैंक है, तो कैन के बाद भी मोडाल है, तो दैट इज वाई वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो मेरे सामने मैं काफी क्विकली, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया काफी लेट हो चुके हैं, तो मैंने क्विकली जो मेरे सामने 4, 5, 10 क्वेश्चन आए उनमें जो जो ब्लैंक्स थे मेरे सामने मैंने वो उठाए और उनको आपके सामने रखा है। रूल नंबर 1 और 2 होने के बाद अब वापस चलते हैं रूल नंबर 3 और 4 की तरफ। रूल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस रूल को ध्यान से समझें, क्योंकि काफी ज्यादा आपके एग्जाम में इस रूल की अहमियत है, काफी ज्यादा बार ये रूल आपसे पूछा जाता है। रूल नंबर 3 हमसे कहता है अगर आपके एग्जाम में कभी भी नाउन के बाद ब्लैंक आए, तो देखो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद बीच में कहीं पे वर्ब वाला पार्ट आता है और उसके बाद बीच में कहीं पे सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आता है। अब नाउन या तो सब्जेक्ट के बाद आता है या फिर ऑब्जेक्ट के, मतलब बिल्कुल लास्ट में, नाउन हमेशा सबसे लास्ट में रखा जाता है। तो जब आप इस रूल को समझें तो आपको एक चीज समझ आएगी कि सब्जेक्ट के बाद वाले पार्ट में नाउन आएगा, इसके बाद ब्लैंक आएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसके आने के चांसेस हैं, वर्ब के आने के। अच्छा देखो कईयों के मन में आएगा कि ऑब्जेक्ट वाले नाउन के बाद ब्लैंक आ सकता है क्या, तो ऑब्जेक्ट वाले नाउन के बिल्कुल बाद तो हमें फुल स्टॉप लिखा हुआ दिखता है, उसके बाद ब्लैंक नहीं आता। तो जब भी ब्लैंक नाउन के बाद आया है, नाउन मतलब किसी बंदे का नाम, किसी चीज का नाम, तो उसका मतलब डेफिनेटली आपको उस ब्लैंक में वर्ब फिल करनी पड़ेगी। अब हो सकता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से कोई एक करना पड़े, लेकिन रियल एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं पूछा जाता। सो 99 या 100% कह सकते हैं कि आपसे यहाँ पे क्या फिल करवाया जाएगा, मेन वर्ब फिल करवाई जाएगी। अब देखो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट में सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है, हर जगह पे जहां पे मैंने पढ़ा है, और यकीन मानिए मैंने बहुत जगह से पढ़ाई की है, हर जगह पे नाउन के बाद वर्ब आएगी इतना बताते हैं। बट ऑक्सफोर्ड में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि नाउन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। सो इसको पता करना बड़ा सिंपल है। कभी भी नाउन के बाद ब्लैंक आए तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है या फिर ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है।
तो अपने आप से एक सवाल पूछें। अब ये पता करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला, इस सेंटेंस में देखो कि कहीं आगे या पीछे कुछ प्रेजेंट या पास्ट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड लिखा होता है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो इन 1929 ऐसा हुआ था, तो मतलब पास्ट है, या लिखा हो एवरीडे, टुडे, तो इसका मतलब प्रेजेंट चल रहा है अभी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस सेंटेंस में कुछ नहीं होता, तो हमें सेकंड मेथड यूज करना पड़ता है। सेकंड मेथड में हम इस सेंटेंस से ठीक पहले लिखे हुए सेंटेंस को चेक करते हैं। जैसे मान लो ये फुल स्टॉप के बाद ये वाले सेंटेंस में यहाँ पे ब्लैंक है और फिर आगे सेंटेंस है, तो हम इससे पिछले सेंटेंस में या ब्लैंक वाले से अगले सेंटेंस में चेक करते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखी है। अगर आपको वॉज, वर, हैड ये लिखे दिखे तो समझ लेना बात पास्ट में चल रही है। और अगर आपको यहाँ पर इज, आर, हैज, हैव ये दिखे तो समझ लेना बात प्रेजेंट टेंस में चल रही है। या अगले जो सेंटेंस है उसमें चेक कर सकते हैं कि वॉज, वर है या हैज, हैव है। तो इस तरह से अंदाजा लगाओ कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है। ये जो ब्लैंक है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है। अगर ये ब्लैंक पास्ट में हुआ तो 110% वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इस चीज की गारंटी आप मुझसे लिख के ले लें। यहां पर हमेशा पास्ट में नाउन के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बट अगर ये प्रेजेंट में हुआ देन अगेन आपको फिर से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको अब अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है, जिसको हम SCS फॉर्म कहते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। मैं दोबारा से क्लियर करता हूं, एक बार सारी चीजों को भूल जाएं और प्लीज फोकस करें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इस चीज पे ध्यान दें। कभी भी नाउन के बाद ब्लैंक आएगा तो उस ब्लैंक में हमें वर्ब फिल करना है, दिस इज कंपल्सरी। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल होती है ये डिपेंड करता है फर्स्टली टेंस के ऊपर, या तो पास्ट में या प्रेजेंट में, दोनों में से किसी एक टेंस में हमें लिखा हुआ मिलेगा। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, फ्यूचर में हमेशा विल या शैल कुछ ऐसा आता है। अगर बात पास्ट की है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें। अगर बात प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट में दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो फिलहाल एक बार आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं चाहता हूं आप लोग खुद करें। अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करना और एक बार प्लीज इन ब्लैंक्स को फिल करने की ट्राई करना, और मैं कंटिन्यू करूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला ब्लैंक, ड्यूरिंग द वर्ड टू। अब देखो ड्यूरिंग द वर्ड टू ने हमें यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि बात पास्ट में चल रही है। वर्ड टू अभी तो हो नहीं रही है, पास्ट में हुई थी। तो हिटलर एक नाउन है और इसके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होगी। अगले में आओ, एवरीडे का मतलब है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। एवरीडे रमेश डैश हिज फादर। तो देखो नाउन के बाद ब्लैंक है तो यहाँ पे आएगा तो वर्ब, और क्योंकि बात प्रेजेंट में चल रही है तो हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। अब रमेश एक बंदे का नाम है, सिंगुलर है, दैट मीन्स कि हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो एवरीडे रमेश मीट्स हिज फादर एट द हॉस्पिटल, या एवरीडे रमेश टॉक्स टू हिज फादर, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ आएगा। नेक्स्ट में भी देखो एवरी बैड सिचुएशन, एवरी का मतलब ही हो रहा है कि हर बार, तो मतलब ये बात कहीं ना कि प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको देखते हुए माय फ्रेंड्स, मेरे मित्र, एक से ज्यादा हैं तो इसका मतलब प्लूरल नाउन है प्रेजेंट में, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे लास्ट ब्लैंक सबसे क्रिटिकल था, इसमें कई बच्चों ने गलती की होगी। देखो हरे कृष्ण टेम्पल एवरीडे, एवरीडे हमें बता रहा है कि बात प्रेजेंट की है, तो इसको देखते हुए काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग को देखते हुए वो यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की डिमांड करते हैं कि बिल्डिंग सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। बट एक्चुअली में देखो पिछली अभी कुछ दिन पहले मैंने ग्रामर की एक क्लास अपलोड की थी यूट्यूब पे, उसका लिंक आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। आप उस क्लास को अगर आप देखेंगे तो यू विल नोटिस कि उसमें मैंने बताया था प्रेपोजिशन अगर किसी सब्जेक्ट में आए तो प्रेपोजिशन से ठीक पहले लिखा हुआ नाउन हमारा मेन नाउन होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसको देख के हमें फिल करना था। यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है रेजिडेंट्स, और रेजिडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ना आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। द रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग गो टू या गो इन द या प्रे इन द हरे कृष्ण टेम्पल एवरीडे। प्रे का मतलब प्रार्थना करना, तो यहाँ पे रेजिडेंट्स को देख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिल किया गया। इसी तरह से अगर मान लो कि बड़ा सा सब्जेक्ट आ जाए जिसमें नाउन 4-5 हैं और हर नाउन से बीच में एक प्रेपोजिशन ऐड की गई है,
तो पहली प्रपोजिशन से ठीक पहले लिखे हुए नाउन को। वो ग्रामर की वीडियो जरूर देख लेना इस क्लास के बाद, क्योंकि आपकी काफी हेल्प उस वीडियो की मदद से हो जाएगी। आपको समझ आएगा कि जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो किस तरह से पढ़ाए जाते हैं। मूविंग फर्दर, नाउन के बाद वर्ब आएगी, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है रूल नंबर 4 है, वो बता रहा है कि 5 हेल्पिंग वर्ब को याद रखना। इज, एम, आर, वॉज, वर। इन 5 हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखें कि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल भी है, तो इनको थोड़ा फोकस करके समझना। रूल नंबर 4 कहता है इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आएगी। फॉर मोस्ट ऑफ पीटी स्टूडेंट्स एंड ट्रेनर्स, ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद थर्ड फॉर्म या आईएनजी आएगी, अपने हिसाब से लगा लेना। बट ऑक्सफोर्ड में वंस अगेन हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसको अच्छे से समझना। हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। और ये मेथड हर बार सही होगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से समझें। अगर आपको किसी भी चलते हुए सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद एक ब्लैंक दिख गया, तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि थर्ड फॉर्म लिखनी है या फिर आईएनजी फॉर्म। एंड द बेस्ट वे इज कि आप ब्लैंक के दूसरी तरफ इस जगह पर जो लिखा हुआ है सर्कल में, उसको नोटिस करें। द फर्स्ट वर्ड दैट फॉलोज द ब्लैंक, ब्लैंक के बिल्कुल अगला जो पहला वर्ड है उसको देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बाय लिखा हुआ दिखेगा, तो अगर आपको यहाँ पे बाय दिखे तो वेल एंड गुड है, सब कुछ ठीक है। बाय से ठीक पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी जाएगी। तो बाय से पहले चाहे इस तरफ इज, एम, आर, वॉज, वर में से कुछ भी लिखा हो, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी है, बाय नहीं आया तो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रपोजिशन नहीं आया, नो प्रपोजिशन। अब देखो प्रपोजिशन क्या होते हैं, प्रपोजिशन आपको समझना पड़ेगा। लिस्ट है पूरी, ऑन, इन, ये नाउन की क्लास में भी लिस्ट लिखवाई थी और आपके डिस्क्राइब इमेज की वीडियो में भी ये लिस्ट मिल जाएगी। एट आ गया, फोर आ गया, विद आ गया, विदाउट आ गया, इनटू आ गया। सो जस्ट गूगल इट, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें प्रपोजिशन लिस्ट, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें बाय भी होता है, बाय भी एक प्रपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई प्रपोजिशन नहीं आया, मतलब इनके अलावा कोई सिंपल वर्ड आ गया, जैसे मान लो सीधा लिखा स्कूल या द आर्टिकल आ गया, फॉर एग्जांपल ए एंड द कोई आर्टिकल आ गया, तो इस केस में नो प्रपोजिशन से पहले ब्लैंक में आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर आया तो ब्लैंक के दूसरी तरफ चेक करेंगे। दूसरी तरफ अगर आपको बाय मिला तो थर्ड फॉर्म आएगी, कोई प्रपोजिशन नहीं मिला तो आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर बाय के अलावा कोई प्रपोजिशन आ गया, अगर मान लो एक प्रपोजिशन आया लेकिन वो बाय के अलावा कोई और आ गया, जैसे इन आ गया या ऑन आ गया या एट आ गया, फॉर एग्जाम्पल ऑन आ गया, तब आपको क्या करना। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मान लो इधर इज लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ब्लैंक के दूसरी तरफ ऑन लिखा था, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको वापस जाना है अपने सब्जेक्ट की तरफ। आपको ये चेक करना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, और ये जो इससे पहले बिल्कुल पहले लिखा होगा, ये जो सब्जेक्ट आपके पास होगा, इस सब्जेक्ट के बारे में दो बातें देखो, या तो ये सब्जेक्ट नॉन एक्टिव होगा और या फिर ये सब्जेक्ट एक्टिव सब्जेक्ट होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों में डिफरेंस सीखें। मुझे पता है काफी कंफ्यूजिंग है कि 3 और 3 में भी आगे से आगे ऐसे डिफरेंशिएशन हो रहा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके ठीक करवाएगा, और मेरा वादा है कि ये हमेशा सही होगा। कभी भी पेपर में आप वेट करेंगे, अगर आपको ये रूल समझ आ गया कि इज, एम, आर वाला ब्लैंक कब आ रहा है, तो ये बड़ा इजी रूल है अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझें। तो मैं दोबारा आता हूं, अगर मान लीजिए प्रपोजिशन है बाय के अलावा कोई भी, तो आपको अपना सब्जेक्ट चेक करना है। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, या तो एक्टिव या नॉन एक्टिव। नाउ एक्टिव सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं, इमेजिन करो कि आपने एक बंद कमरे में इस सब्जेक्ट को एक कॉर्नर में कहीं पे छोड़ दिया। अब हो सकता है कोई कुत्ते का बच्चा है, पिल्ला है, या फिर हो सकता है कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है या कोई भी है। और एक इमेजिन करो कि मैंने एक चेयर को फॉर एग्जाम्पल कमरे के किसी कोने में छोड़ा, 6 घंटे बाद मैंने कमरा दोबारा खोला, तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि एक चीज ऐसी होगी इनमें से जो इधर उधर जा सकती है, फॉर एग्जांपल कुत्ते का बच्चा है, तो वो एक जगह पे स्टेबल टिक के बैठेगा तो नहीं, ऑब्वियसली वो इधर उधर हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड चेयर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने 6 घंटे बाद कमरा खोला और अगर आपको चेयर कहीं बिल्कुल दूसरे कोने में पड़ी हुई मिली है, तो समझ लेना कि वहां से भागने का समय आ चुका है ना, वो कोई अच्छी चीज नहीं है ऑब्वियसली।
बट अगर आप देखें कि वहां पे एक बच्चा या छोटा बच्चा था, आपने उसको एक कमरे के कोने में छोड़ा और वो दूसरे कोने में आपको मिल सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल पैदल या किसी तरह से चल के वहां पे पहुंचाओ। सो अगर आपको लगे कि कोई चीज बिना किसी बाहरी फोर्स के खुद अपने आप कोई एक्टिविटी कर सकती है, तो उसको हम एक एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। और अगर कोई चीज बिना बाहरी फोर्स के कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो उसको हम एक नॉन एक्टिव, याद रखें पैसिव नहीं कह रहा मैं, नॉन एक्टिव कह रहा हूं, नॉन एक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी जानवर हैं वो एक्टिव हैं, इंसान एक्टिव होते हैं, रोबोट्स एक्टिव हैं, बट कार्स एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव है। कई बच्चे बोलते हैं सर कार भी तो चलती है, बट कार बिना अपनी मदद के, इंसान की मदद के नहीं चल सकती। कार को चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है। या मैं कहूं कि कोई एसी, टीवी, पंखा, ये सब चीजें नॉन एक्टिव है। सो आपको ये डिसाइड करना होगा कि सब्जेक्ट आपका एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव हुआ तो इस केस में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म को फिल करना है, और अगर सब्जेक्ट नॉन एक्टिव हुआ तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को फिल करना है। याद रखें कि एक्टिव नॉन एक्टिव तभी देखना है जब प्रपोजिशन बाय के अलावा कोई आया हो। या तो बाय आए तो थर्ड फॉर्म, कोई प्रपोजिशन आए ही ना तो आईएनजी फॉर्म, और कोई दूसरा प्रपोजिशन आए तब एक्टिव नॉन एक्टिव को चेक करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो थोड़ा पीछे जाके वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से इन क्वेश्चंस को चेक करो और देखो कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या क्या आ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर दें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द स्कूल इज, तो देखो इज के बाद और बाय से पहले तो ऑब्वियसली यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी। द स्कूल इज डैश इट्स, अब देखो इट्स प्रपोजिशन नहीं है, इट्स प्रपोजिशन नहीं है, तो मतलब यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। और फॉर एग्जांपल द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स 7th एनुअल फंक्शन, द स्कूल इज होस्टिंग इट्स 7th एनुअल फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। थर्ड थोड़ा सा क्रिटिकल है, इज के बाद एक प्रपोजिशन लिखा हुआ है, बाय नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे में आपको मैंने बताया था कि हमें सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है, स्कूल। स्कूल एक्टिव है या नॉन एक्टिव, जी बिल्कुल स्कूल नॉन एक्टिव है। स्कूल ऐसा नहीं होता कि कल शाम को जब मैं निकला था तब तो स्कूल इस रोड पे था, लेकिन आज मेरे घर के बिल्कुल पास आ गया चलते चलते, तो स्कूल चल नहीं सकता, नॉन एक्टिव है। तो नॉन एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, द स्कूल इज लोकेटेड, समथिंग लाइक दैट। माधवी वॉज डैश 4, अब देखो अगेन वही वाला केस है, 4 एक प्रपोजिशन है लेकिन बाय के अलावा कोई दूसरा प्रपोजिशन है, तो माधवी एक एक्टिव सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ने गलती की होगी, आपने नोटिस नहीं किया कि इसमें इज हमारा वॉज वर नहीं लिखा था, मैंने जानबूझ के इसमें नहीं लिखा था। इसका कारण मैं चाहता हूं कि आप लोग पागलों की तरह एक ही रूल को ना रटें। रूल नंबर 3 इसमें लगेगा, नाउन के बाद ब्लैंक दे रखा है, और देखो बात हो रही है लास्ट एनुअल फंक्शन की, लास्ट एनुअल फंक्शन मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो रूल नंबर 3 का रिवीजन हो गया हल्का सा। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है नाउन के बाद। सबसे लास्ट रूल नंबर 6 में द कार्स वर, अब देखो आउटसाइड अगेन एक प्रपोजिशन है, तो आउटसाइड के केस में हमें दोबारा कार को चेक करना पड़ेगा, कार नॉन एक्टिव है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, द कार्स वर पार्क्ड आउटसाइड द गार्डन, कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रॉयड आउटसाइड द गार्डन, कुछ भी हो सकता है। तो ये था 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमने यहाँ पे कवर किए हैं, एक है रूल नंबर 3 और एक है रूल नंबर 4। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आई गेस, ये बहुत बार काम आते हैं और मैंने पहली वीडियो में इसको कवर किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहता हूं आप सब प्लीज अपने दिमाग में रखें, वो ये है कि बहुत बार हेल्पिंग वर्ब के बाद अक्सर आपको दिखेगा कि किसी एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा अक्सर देखने को मिल सकता है कि इज के बाद लिखा हुआ है कोई एडवर्ब, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आया जिसमें लिखा हुआ था राम इज फ्यूरियसली, और इसके बाद ब्लैंक आ गया और इसके बाद लिखा हुआ है ए गिफ्ट। अब देखो इससे घबराना नहीं है, फ्यूरियसली में एलवाई लिखा हुआ है, एलवाई वाले सारे शब्द एडवर्ब होते हैं। इसके अलावा ऑल्सो आ गया या एवरी डे, टुनाइट, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये एडवर्ब्स होते हैं। तो आपको इन वर्ड्स को अक्सर नेग्लेक्ट करना, आप इनको नेग्लेक्ट कर दो बिल्कुल, आप इसको देखो मत। इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं है तो मतलब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो सिंपल सा तरीका है, कभी भी इज़म और वॉजवर के बाद एक आधा अक्षर छोड़ के भी अगर ब्लैंक आए तो ये देखो कि वो जो अक्षर छोड़ा है वो मेन वर्ब है क्या।
अगर वो मेन वर्ब नहीं है तो मतलब पक्का ब्लैंक में मेन वर्ब फिल होगी। एक आखिरी छोटा सा रूल हो रहा है, रूल नंबर 5, हैज, हैव, हैड और बीइंग 4 वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब के जितने भी मेन रूल हैं 11 हैं वैसे तो, बट उनमें से 5 रूल को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको लगता है कि ये रूल आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये रूल समझना आसान नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया है, इसके बाद इन रूल की थोड़ी प्रैक्टिस भी करना किसी भी वेबसाइट पे जाके। और अगर आपको लगे कि हाँ जी इनसे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ आपको वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमें वो कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे हमें उत्साह मिलता है। हम बहुत लेट तक ये वीडियोस बनाते रहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इससे आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो ये है हमारे आज के मेन रूल्स, 5 रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं। एंड आई होप कि इन 5 रूल्स की मदद से काफी कुछ इंपॉर्टेंट आपको सीखने को मिला होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं, अगली वीडियो का इंतजार करें और प्लीज हमें बताएं कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड वीडियो चाहिए या फिर आपको एडजेक्टिव की वीडियो चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।